हमारे दो एक्सपर्ट और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, एंजल ब्रोकिंग के फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी और मोनार्क नेटवर्थ के विश्वेश चौहान जुड़ रहे हैं, वायदा कारोबार के हमारे एक्सपर्ट हैं। आप दोनों से बात करूं उससे पहले एक खबर में पढ़ा था, मैं सोच रहा हूँ उस पर एक राय ली जाए। रेडिंगटन, इस स्टॉक पर पूछना चाहता हूँ, स्टॉक पे बाद में बात करेंगे। आज से हिंदुस्तान में आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस की बिक्री शुरू हो रही है, तो पहले एक पोल करवाया जाए कि कौन कौन खरीदने के मूड में, भले आज खरीदना जरूरी नहीं, कौन सोच रहा है ये खरीदे, उससे मैं फिर स्टॉक का अंदाजा लगूंगा। सर उससे पहले कौन अफोर्ड कर सकता है वो तो मैं तो क्वालिफाई नहीं होता सर। ये सब तो मुझे पता है कि कौन यहाँ पे जो बैठे हैं सब अफोर्ड कर सकते हैं। सिंपल फोन यूज करता हूँ सर, तो वो आपकी चॉइस है, खरीदेंगे नहीं वागले साहब अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई मानेंगे नहीं, लेकिन नहीं बोलिए मेरा फोन अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, चलिए ये भी दे। अच्छा मयूरेश। सर जी मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ तो एप्पल से दूर रहता हूँ। चलिए राकेश। अनिल जी मैं तो लूंगा, लेकिन इमीडिएटली अभी नहीं लूंगा, मैं एप्पल ही यूज करता हूँ। ठीक बात है। विश्वेश। जी मेरे ख्याल से एंड्रॉयड काफ़ी अच्छा सूट होता है, आईफोन एग्जॉटिक हो गया है फॉर ह्यूमंस लाइक अस। तो चलिए हाँ, तो नहीं आईफोन लेने वाले में मैं भी हूँ, तो मैं और राकेश हम लेंगे, मतलब आज का आज नहीं लेंगे, शाम को लेंगे कमाई के बाद। तो अभी आईफोन 6 भी हम तो पीछे ही मतलब बाद में ही खरीदा है, तो थोड़े दाम कम हो जाए उसके बाद, लेकिन हाँ ठीक है। चलिए अब बताइए कि शेयर कौन खरीदेगा, मयूरेश आप खरीदेंगे या प्रकाश आप खरीदेंगे? मयूरेश आपको रेडिंगटन का शेयर पसंद है क्या? नहीं अनिल जी, आई थिंक बिजनेस मॉडल देखिए, आईफोन भले आए लेकिन आई थिंक ये कि ट्रेडिंग मार्जिन पे ही काम करता है, तो मुझे लगता है कोई ग्रोथ मॉडल नहीं है इन दैट बिजनेस, तो आई थिंक इट्स मोर अ ट्रेडिंग बिट मेरे ओपिनियन में। प्रकाश शेयर पे क्या राय है? रेडिंगटन पे पॉजिटिव हूँ मैं तो काफ़ी, सिर्फ आईफोन नहीं, जो जिस हिसाब से ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, इनका तो हुलिया ही चेंज हो गया इस कंपनी का। और जीएसटी के बाद तो ये इन्होंने जो वेयर हाउसिंग काफ़ी पहले शुरू कर दिया था जीएसटी की उसमें अपेक्षा में, तो चेन्नई में अगर इनका जो फुल्ली ऑटोमेटेड यूनिट देखिए, बाकी जगह पे देखिए, तो काफ़ी इसमें एक ही चीज़ लोगों को याद रखनी चाहिए कि मार्जिन थोड़े कम होते हैं, कमोडिटी बिजनेस है ये, टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी, मार्जिन आपको 2.5-3% का होता है, लेकिन वहाँ 10 बेसिस पॉइंट भी अगर बढ़ जाए तो बॉटम लाइन काफी इंपैक्ट होती है। तो लोग इसको क्वालिफाई नहीं करते फंडामेंटली कि इसमें मार्जिन 2.5% ही है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है। तो मेरी समझ में ये है कि रेडिंगटन अच्छा है, पर थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करें, इट कैन बिकम अ मल्टीबैगर, क्योंकि इस स्पेस में बहुत कम लोग हैं जो लिस्टेड। फोन खरीदना नहीं, शेयर खरीदना। फोन महंगा तो नहीं खरीदेंगे, शेयर सस्ता इसलिए शेयर खरीदेंगे, ऐसा प्रकाश की राय। चलिए ये है आज एक्शन वाला शेयर। देखते हैं आईफोन की बिक्री आज से शुरू होने वाली है हिंदुस्तान में, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है वो देखने वाली बात होगी। हाँ बाहर तो सुपर हिट है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा कारोबार की रणनीति लेंगे विश्वेश से, और कुछ स्टॉक्स पर राय लेंगे मयूरेश से। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। देखिए संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान साहब और राकेश बंसल जी तो हैं ही, अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ मयूरेश जोशी और विश्वेश चौहान भी। विशेष पहले तो आप बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई क्लियर कट डायरेक्शन है, ट्रेड करना चाहिए, इनके बाहर ही स्टॉक्स पे फोकस रखें? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सी हमारा ऐसा मानना है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से 8800 के आसपास में ऑप्शंस राइटर आके जो राइटिंग करके गए थे, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपसाइड तो फॉर द सीरीज़ एटलीस्ट अगले 5 दिन तक कैप लग रही है। एट द सेम टाइम जिस तरह हम सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऊपर आए थे और 8500 8600 पे पुट राइटिंग हुआ था, वो इंडिकेट करता है कि 8600 पे पुट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। सो मोर और लेस अगर आप देखो तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन 86-88 की रेंज है। सो फॉर आज के दिन के लिए हम निफ्टी अगर ऊपर आती है फ्यूचर में 8750 तो 8780 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। फ्यूचर में हमको 30-40 पॉइंट नीचे मिल सकता है 8680 तक। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मोर और लेस अगले 5 से 10 दिनों तक रेंज बनी हुई है, तो उसके अंदर में एक स्ट्रेटेजी है जिसको शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं, जिसके अंदर कॉल और पुट दोनों अलग अलग स्ट्राइक की बेचते हैं। तो 8600 का पुट और 8800 का कॉल बेच दीजिए, टुगेदर आपको जो क्रेडिट मिलेगा सर में अराउंड 140 मिलेगा। तो आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए तो नीचे में 8550 और ऊपर में 8900 तक की रेंज बन जाएगी, और आप उस रेंज के अंदर में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मार्केट यहीं रह जाता है 3-4 दिन तक, तो मेरे ख्याल से थीटा डीके का आपको बेनिफिट मिलेगा। आप 8700 का स्ट्रेडल भी बेच सकते हैं, उसके अंदर भी अच्छी 200 पॉइंट की रेंज बन जाएगी। सो स्लाइटली 5-10 दिन के लिए रेंज बनाइए, अगर दिन के लिए करना है तो उछाल पे बेचिए।
चलिए, तो ये राय निफ्टी पर निकल कर आ रही है, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये सेक्टर देखिए इस हफ्ते का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, अपस्ट्रीम कंपनियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन, और कल भी देखिए कमज़ोर बाजार में ये शेयर सब के सब टिके हुए थे। अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। आईओसी संदीप वागले साहब को सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा HP, BP, आईओसी, इवन MRPL, चेन्नई पेट्रो को अगर और जोड़ लें तो उनमें आपको कौन सा दूसरा सेकंड बेस्ट लगता है, ये बताइए वागले साहब। हेमंत, चेन्नई पेट्रो तो हमने आई थिंक 260 के आसपास बाय रिकमेंड दिया है 2 या 3 हफ्ते पहले, और मैं उसमें बाय की सलाह दूंगा इवन एट करंट लेवल्स 290, 95, तो हल्के से करेक्शन पे ये लिया जा सकता है। और मेरा इसका लंबा टारगेट है 450 का, जो 12 से 15 महीने का है। तो सेकंड बेस्ट मेरा चेन्नई पेट्रो ही होगा। मयूरेश, क्या कुछ बदल रहा है क्या इन कंपनियों के लिए? इतनी तेजी अचानक से होती दिख रही है, वो भी तब जबकि क्रूड इतना चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर सब भाग रहे हैं। OMCs अगर आपको पसंद है तो बताइए, और कौन से शेयर? नहीं, लार्जली अनिल जी अगर हम देखें तो जो लार्ज पार्ट ऑफ द डेल्टा है जो अर्निंग्स में आ चुका है वो फॉल इन ऑयल प्राइसेस के वजह से, जिनकी अंडर रिकवरीज काफी हद तक निकल गई बैलेंस शीट के ऊपर, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स कम हो गए और काफी हद तक डेट कम हो गई। द अदर किकर फॉर द स्टॉक गोइंग अहेड एट द करंट जंक्चर, जैसे क्रूड ऑयल प्राइसिंग हो रही है और जो एशियन GRMs है, आई थिंक दे हैव रिबाउंडेड इन अ वेरी शार्प मैनर। तो इसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट इनके GRMs में देखने मिलेगा। और इनकी खास बात यही है कि जो डिस्टिलेट्स करते हैं ये मिडिल और हेवी डिस्टिलेट्स होते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि GRMs में जब बढ़ोतरी होती है तो दे गेट बेनिफिटेड द मोस्ट। दूसरी बात, जो मार्केटिंग मार्जिन्स की हम बात कर रहे हैं, वहां पे हमने इंक्रीज डेफिनेटली देखा है बोथ पेट्रोल एंड डीजल, पर वहां पे स्कोप है फर्दर इंक्रीज एंड दैट कैन फर्दर ट्रिगर देयर अर्निंग्स ग्रोथ गोइंग अहेड। तीसरा, आई थिंक जो ये केपेक्स कर रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रूड स्टेइंग इन अ वेरी टाइट रेंज, मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस केपेक्स एज द कैपेसिटीज कम ओवर द नेक्स्ट 3 years काफी सुधार देगी बैलेंस शीट कैन सपोर्ट। तो इन दैट सेंस आई थिंक दे आर सपोर्टिव टू अर्निंग्स ऑल दीज फैक्टर्स फॉर द OMCs। इसलिए मेरी राय यही है कि आई थिंक पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। जो OMC स्टॉक्स होल्ड करते हैं, IOC हो, BPCL हो, HPCL हो, आई थिंक दे शुड डेफिनेटली कीप ऑन होल्डिंग दीज स्टॉक्स। चलिए, होल्ड करिए। और बेस्ट स्टॉक आईओसी के बाद अगर कोई लगता है वागले साहब को तो वो लगता है चेन्नई पेट्रो का। और एशिया के जो GRMs में सुधार देखने को मिला है, इस बार नतीजे अच्छे आएंगे। बाजार में पहले लोग मानकर चल रहे थे कि नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, और आप देखिए तेजी इसलिए हो रही है क्योंकि अब एनालिस्ट अपने एक्सपेक्टेशंस को ऊपर की तरफ रिवाइज करते हुए दिख रहे हैं। लेंगे ब्रेक के बाद और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर है। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स के टॉपिक्स भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपकी मदद करने के लिए। संदीप वागले, प्रकाश दीवान, विश्वेश चौहान, मयूरेश जोशी और राकेश बंसल, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। बाजार खुले उससे पहले फटाफट नजर डाल लीजिए एशियाई बाजारों पर किस तरह का कारोबार है। SGX निफ्टी 1-1.5 पॉइंट ऊपर, यानी कि एकदम शांत शुरुआत के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। एशियाई बाजारों में मामूली सी कमजोरी का माहौल है, ठीक अमेरिका की तरह, लेकिन कोई बड़ी कमजोरी नहीं। एक भी बाजार ऐसा नहीं जो आधा % से ज्यादा कमजोर हो। तो निक्केई और साथ ही हैंग सेंग, ये 2 बड़े बाजार है। चीन तो बंद है, आज भी छुट्टी है वहां पर, तो वहां से कोई संकेत है नहीं इस वक्त। संकेत मिलेगा आपको शुरुआती कारोबार में रुपए से, और रुपए से संकेत इसलिए मिलेगा क्योंकि देखिए पाउंड 20 साल के निचले स्तर पर आ गया है डॉलर के मुकाबले में, वहां पर बड़ी कमजोरी हुई है। तो अब देखना ये कि हमारी करेंसी किस तरह का कारोबार करती है। कल तो हमने कमजोरी दिखाई और अच्छी दिखाई, 19 पैसे के आसपास हम कमजोर होकर बंद हुए थे। 66.69 66 रुपये 69 पैसे के आसपास हमारी क्लोजिंग थी। 19 पैसे की कमजोरी के बाद आज तो बनता है थोड़ी रुपए में रिकवरी हो, लेकिन देखना ये कि कितनी रिकवरी होगी ये बड़ा सवाल है। और ये संकेत आपकी स्क्रीन पर अब आते हुए शुरुआत करते हैं प्री ओपनिंग सेशन की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त है। निफ्टी एकदम शांत शुरुआत करता हुआ दिख रहा है, 12 अंकों की कमजोरी निफ्टी में आपको नजर आएगी, और सेंसेक्स थोड़ा सा कमजोर है 100 अंक के आसपास। अब निफ्टी 30 अंक नीचे होता हुआ दिख रहा है। क्या वजह? कौन से स्टॉक से जो कमजोर? भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे दिख रहा है, टाटा मोटर्स 2% नीचे। मजबूत क्या है वो भी देख लें, आइशर मोटर्स 1.5%, ICICI 1.5%, लेकिन इस बीच रुपए ने कमजोरी शुरुआत की है। 7 पैसा कमजोर हुआ है इस वक्त, 6 पैसा कमजोर हुआ है। रुपया 66.75 ये है लेवल करेंसी मार्केट में। तो डॉलर जो मजबूत हुआ है पाउंड के मुकाबले में, न सिर्फ पाउंड के मुकाबले में बल्कि दूसरी करेंसीज के सामने भी मजबूत होता दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पाउंड जितना नहीं गिरे, पाउंड जो गिर रहा है वो ब्रेक्जिट के खतरे के चलते और डेडलाइन सामने आने के बाद वहां पर लगातार कमजोरी होती दिख रही है। ये इस वक्त का माहौल है आपके लिए, लेकिन फोकस एक सेक्टर पर जहां पर एक्शन बहुत जबरदस्त हुआ है
अब जबरदस्त दो तरीके से, और वो है टेलीकॉम। सरकार के लिए बड़ा निराश करने वाला, 5 लाख करोड़ की उम्मीद थी, मिले 65,000 करोड़ स्पेक्ट्रम की नीलामी से, और कंपनियों के लिए बड़ी राहत, जो बाजार को डर था कि बड़ा पैसा निकलेगा वो नहीं जा रहा। टेलीकॉम स्टॉक्स अब क्या खरीदारी करनी चाहिए? यदि हाँ तो आपको क्या पसंद है, बताएं मयूरेश। लार्जली आई थिंक जितनी पे आउट्स हुए हैं आई थिंक मच बिलो एक्सपेक्टेशंस थी, बट अगर हम देखें तो आई थिंक जो 700 मेगाहर्ट्ज की प्राइसिंग हुई थी वहां पे अगर कुछ रीवर्किंग होती है तो आई थिंक देयर माइट बी सम इंटरेस्ट कमिंग बैक। दूसरा अपन ये देखना चाहिए प्रॉब्ली आई थिंक जो बैलेंस शीट्स हैं ये स्ट्रेच्ड है, और हालांकि आई थिंक 25% ऑफ द स्पेक्ट्रम पे आउट विल गो एज अपफ्रंट पेमेंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स। आई थिंक ये स्पेक्ट्रम पे आउट्स बरकरार रहेंगे सिस्टम में। थर्ड आई थिंक द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन प्रेशर्स दैट वी प्रॉब्ली सीइंग और जो डेटा प्राइसिंग में कट्स हमने ऑलरेडी विटनेस किए हैं, क्या वो कॉम्पेंसेट करेंगे विद वॉल्यूम ग्रोथ? तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये सारे फैक्टर्स एक इंडिकेशन या संकेत यही दे रहे हैं कि शायद नंबर्स आगे जाते वक्त assuming that Reliance Jio's aggressive launch has already taken place, थोड़ी डैम्पनिंग इफेक्ट लाएंगे बैलेंस शीट पे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक रिलीफ रैली बिल्कुल देखी जा सकती है स्टॉक्स में, बट लार्जली आई थिंक these stocks will underperform at least for the better part of this year। ये तो शब्द है रिलीफ रैली, राहत वाली रैली हो सकती है, लेकिन उस रैली में आपको भाग नहीं लेना चाहिए। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में ये शेयर आपको पैसा बनाकर नहीं देंगे, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन राकेश, IDBI बैंक क्या ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? यहाँ पर फिर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार जो है वो अब अपना पूरा पक्का मन बना चुकी है, 52% तक अपनी हिस्सेदारी घटा कर ले आएगी और एक्सिस बैंक की तरह IDBI बैंक को भी ये बना लेगी। NSE का IPO को लेकर भी अब एक कदम और NSE आगे बढ़ी है, तो माना जाता है कि IDBI बैंक के पास क्योंकि शेयर हैं तो इसके लिए भी अच्छी खबर। ये बताइए, चार्ट्स देखकर क्या और ऊपर जा सकता है IDBI बैंक का शेयर? बिल्कुल हेमंत जी, काफी ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट स्टॉक एक इंटरेस्टिंग पैटर्न में चल रहा है, एक्यूमुलेशन जोन पर है। नीचे में आप देखें तो 65-66 मुझे बेस लगता है और लगता नहीं है स्टॉक इसके नीचे जाएगा। स्टॉक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है और इसके अंदर 90-95 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करके इसमें बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। ओके, बाय एंड होल्ड, ये है राय आपके लिए। अच्छा, कौन से स्टॉक्स आपके लिए ट्रेडिंग के लिए सही है, उसकी राय आपको मिलती है स्टॉक 2020 के मैच में। 20 बेहतरीन आइडियाज दिन के लिए आपको दिए जाते हैं, तो उस मैच का एक अपडेट देखना जरूरी है। आज की टॉप ट्रेडिंग 20 पिक्स आपके लिए। पूरी टीम में नजर डालिए। ऑयल सेक्टर पे फोकस आज। कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए अच्छी खबर है क्योंकि BP जो इनके वन ऑफ द प्रमोटर हैं उनको पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस मिला। IOC श्रीलंका में नई रिफाइनरी लगाएगा। HPCL के पेट्रोल पंप पे आपके कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रोडक्ट बिकेंगे। IDBI बैंक और IFCI के लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि NSE के जो IPO आने वाला है उसके लिए स्प्लिट और बोनस का ऐलान हो गया है। साथ ही IDBI में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच के सिर्फ 52% रखेगी। प्रीकॉल पुणे की यूनिट का मर्जर होने का उसको मंजूरी मिल गई कोर्ट से। जयप्रकाश एसोसिएट्स ने अपना एक सीमेंट प्लांट बेच दिया है, वो पॉजिटिव है। और आरती ड्रग्स के लिए 2 खबरें जहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है और देखिए अब जिस तरह से अगले हफ्ते 2 दिन छुट्टी है तो सैर सपाटे वाला थीम देखिए आज सिलेक्टर्स ने चुना है। स्पाइसजेट के नतीजे Q1 के अच्छे आए थे, नतीजों के दिन इसमें मुझे याद है अपर सर्किट लगा था, अब भी नतीजे अच्छे आएंगे। जेट एयरवेज में भी आपकी नज़र होनी चाहिए तेजी की साइड। कॉक्स एंड किंग्स टूर ऑपरेटर वाली कंपनी, इस पर नजर रखिए। डेल्टा कॉप में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ताज जीवीके और इंडियन होटल्स, ये पूरे के पूरा जो स्टॉक्स का सिलेक्शंस हैं वो दरअसल छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बेहतरीन महीने माने जाते हैं इन तमाम कंपनियों के लिए। सन टीवी पर नजर रखिए, एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू अच्छा आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फ्लीट का दर्जा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को दिया है और SREI इंफ्रा भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमाकर आज देने का दमखम रखते हैं। लेकिन अनिल देखिए, जेपी ग्रुप के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे प्री ओपनिंग ट्रेड में, ऐसा समझ में आ रहा है। 6% ऊपर जेपी पावर
₹5 का ही शेयर है ये। हालांकि जेपी एसोसिएट्स में 3% की तेजी। आरती ड्रग्स 2% मजबूती के साथ खुलेगा, इसके लिए 2 अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है अब सरकार कभी भी। आईडीबीआई बैंक में खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, घटाना चाहती है, 52% तक लाना चाहती है। ये रिपोर्ट्स प्रमुख अखबारों में आ जाई है। 3% की तेजी। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में तेजी देखने को मिलेगी। स्पाइसजेट भी मजबूती के साथ खुलता हुआ। कैस्ट्रॉल, ये नीरज की टीम का स्टॉक था, पेट्रोल पंप्स खोलने के लिए लाइसेंसेस मिलते हुए दिखे हैं। तो बीपी को तो कैस्ट्रॉल की पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि औरोबिंदो फार्मा, सबकी नजरें किस भाव पर वो ब्लॉक डील होती है और होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर भी देखिए आप क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि नाम आता है लेकिन एक बार हो ही जाने दिया जाए, उसके बाद ही इस पे बात की जाए। नहीं, बिल्कुल। और कुछ और स्टॉक जहां पर एक्शन रहेगा उनमें मर्केटर लाइंस, ये स्टॉक देखिए यहाँ पर कल जीआईसी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट आर्म इन्होंने खरीदारी की है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे जहां रेटिंग अपग्रेड्स आए, बजाज फाइनेंस, विंध्या टेली, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये स्टॉक्स ऐसे हैं, ये कंपनियां ऐसी जिनकी रेटिंग बढ़ाई है सरकार ने, माफ़ कीजिएगा रेटिंग एजेंसीज ने, तो ये स्टॉक एक्शन में रहने चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां ये काफ़ी भागी हैं, लेकिन अब खबरें ये आ रही कि सरकार शायद इन्हें वो एंटी डंपिंग ड्यूटी या इस तरह का कोई राहत ना दे। तो ऑप्टो, बीपीएल, पॉली मेडिक्योर, ये स्टॉक्स कुछ हैं जो शायद दबाव में दिखें, इन पर हम नज़र रखेंगे। सूजलोन के लिए भी एक नेगेटिव खबर है, प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर प्लेस किए हैं, वहाँ पर आप नज़र रखिए। केडीडीएल, यहाँ पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है और उसमें प्रोमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर विचार किया जाएगा। ये एक और स्टॉक है जहाँ पर एक्शन हो सकता है। चलिए अब हमारे एक्सपर्ट्स की बाकी की पिक्स लेते हैं और यहाँ पर पूछेंगे राकेश से। राकेश, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपने रिकमेंड किए? मेरे ख्याल से शॉर्ट साइड पर आपने आईटी स्टॉक्स चुने हैं, राइट? बिल्कुल अनिल जी, अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है और इतना खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर आईटी स्टॉक्स के अंदर पिछले 2-3 साल में मैंने नहीं देखा है। अगले हफ्ते इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं, किसी भी पुल बैक में ये स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पहला सेल कॉल रहेगा, इन्फोसिस के फ्यूचर पर 1051 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 990 के टारगेट के लिए इन्फोसिस को बेचें। विप्रो को भी बेचने की राय रहेगी, विप्रो के फ्यूचर को बेचें 488.70 के स्टॉप लॉस के साथ 462 के टारगेट के लिए। चलिए, तो इन्फी अगले हफ्ते नतीजों से पहले यहाँ पर बिकवाली की राय निकल कर आ रही है, तो नतीजों के लिहाज से अब इन्फोसिस, टीसीएस सबके नंबर्स आने वाले हैं और राकेश काफ़ी बेरिश हैं इस पूरे के पूरे पैक पर। संदीप, और कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हैं इस समय? हेमंत, मेरे और 2 सेल है। आईबी रियल एस्टेट में मुझे सेल आ रहा है, स्टॉप लॉस होगा 93, टारगेट होगा 81। और एसबीआई में मुझे बैंकिंग में थोड़ा सा मेरा हल्का सा बेरिश व्यू है, ये बेचा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 261, टारगेट ऑफ 248। ओके, तो ये 2 स्टॉक हैं जहां पर आपके लिए बिकवाली के और खरीदारी के, बिकवाली के मौके, माफ कीजिएगा, एसबीआई, आईबुल रियल, यहाँ पर एक मौका बन सकता है। विश्वेश हमारे साथ हैं। विश्वेश, आपकी ट्रेडिंग पिक्स भी बताएं। कल के सेशन में अनिल जी हमने देखा था कि जुबिलेंट फूड में काफ़ी अच्छा अक्यूमुलेशन देखा गया था फ्यूचर्स में। इंपॉर्टेंटली हमने देखा था कि मोर अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग भी देखी गई थी लोअर लेवल पे। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखोगे तो काफ़ी दिनों से, मोर देन 6 मंथ्स, इट हैज़ बीन एन अंडर परफॉर्मर। सो हमारा ऐसा मानना है कि मीन रिवर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से जुबिलेंट फूड में एक अच्छा उछाल देखा जा सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जुबिलेंट फूड खरीद सकते हैं 1000 के स्टॉप लॉस से, अपसाइड में 1040, 1075 तक देखा जा सकता है। कल के सेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने देखा था गुड अमाउंट ऑफ पुट बाइंग हुआ था एंड हायर लेवल पे सम अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग देखी गई थी। अलॉन्ग विद दैट वन बेरिश पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। हमारा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी भी नीचे में जा सकता है करीबन 18,900 तक। सो बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट कर सकते हैं 164, 165 की रेंज में, 168 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे में 160, 158 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो पीएसयू बैंक्स के ऊपर सब बेरिश हैं। विश्वेश कह रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा बेचिए, संदीप वागले साहब कह रहे हैं कि एसबीआई बेचिए। प्रकाश, बैंक्स के ऊपर आप देखिए काफ़ी ख़राब रिपोर्ट्स आ रही हैं और इस हफ्ते भी आप देखिए बैंक निफ्टी ने ही बाजार को नीचे खींचा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
आई थिंक टॉपिंग आउट सा माहौल है वहाँ पे, खास करके जो इंटरेस्ट रेट कट अनाउंस हो चुका है, तो जो गेन्स, ट्रेजरी गेन्स थे वो आ गए, अब ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया है, उसके बाद क्या पिकअप होता है क्रेडिट ग्रोथ में, और सितंबर के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक्स के लिए, लेकिन उसको आने में अभी ऑलमोस्ट 20 दिन 25 दिन का समय है, क्योंकि ज़्यादातर रिजल्ट्स आपके एंड ऑफ अक्टूबर में आएंगे और उसके बाद थोड़ा सा समय है, उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बट जैसे एसबीआई ने अनाउंस किया है 5% एसबीआई लाइफ में बेचेंगे, तो इस टाइप की जो वैल्यू अनलॉकिंग ट्रिगर्स हैं ये अभी भी हैं, कायम है। मुझे नहीं लगता, तो इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी रिजल्ट्स के बाद लोगों को एक रिव्यू करने का, इवैल्यूएट करने का। बट अभी भी मुझे पीएनबी इस श्रेणी में पसंद है, पहले भी बात की थी मैंने, और वहाँ जो थोड़ी बहुत गिरावट आई भी 4-5 रुपए की, वो एक उसमें भी बाइंग आ जाती है। सो इस टाइप की छोटी बैंक्स प्राइवेट सेक्टर की हैं, वहाँ पे कंसोलिडेशन इवेंट बहुत बड़ा होगा इस अगले 6 महीने के दौर में। तो साउथ इंडियन बैंक टाइप जो बैंक्स हैं छोटी छोटी, वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा इंटरेस्ट अब थोड़ा सा आएगा। आज रिजल्ट भी आने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के, तो देखेंगे इस स्टॉक में किस तरह का एक्शन आज होता है। ये एक स्टॉक जरूर रडार पर रहना चाहिए तमाम एक्सपर्ट्स के। लिकर स्टॉक्स बड़ा एक्शन हुआ है, और जीएम ब्रूअरीज के रिजल्ट्स भी आए कल बाजार बंद होने के बाद, हालांकि नतीजे तो ढीले डाले हैं। तो चार्ट्स देखकर वागले साहब बताएं, जीएम ब्रूअरीज क्या कमज़ोर होगा, और अगर हाँ तो क्या नीचे में आपकी खरीदने की कोई राय या दूर रहे? हल्का सा कमज़ोर हो सकता है अनिल जी, लगभग 600 के आसपास जा सकता है, 632 का बंद है। खरीदने की तो राय नहीं होगी, क्योंकि मेरा रेंज बाउंड व्यू है 600 और 650 के बीच। मुझे 600 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, 650 ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, तो दूर रहे। चलिए तो दूर रहिए। लेकिन लिकर स्पेस पर अब मयूरेश क्या राय आपकी बन रही है, ये बताइए, क्योंकि सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि केरला से कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिखेंगी, शराबबंदी को लेकर जो उन्होंने कदम उठाए थे, उनकी सरकार अब वापस उस कदम से हटेगी। ये बताइए आप कैसे अप्रोच करें लिकर स्पेस को? जैसे आप कह रहे हैं अमिन जी, आई थिंक मार्केट्स ने काफी हद तक फैक्टर इन यही कर लिया है कि केरला का जो आई थिंक बैन है वो जल्दी उठेगा। और दूसरी बात ये कि अगले कुछ क्वार्टर्स में आई थिंक जो बाकी के स्टेट्स है वहाँ पे कुछ प्राइस हाइक्स देखने मिलेंगे। जो ENA होता है, जो कि रॉ मटेरियल होता है, वहाँ पे थोड़ी आई थिंक हम बढ़ोतरी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो ये प्राइस हाइक्स कैसे पास ऑन करते हैं अलॉन्ग विद प्राइस हाइक्स आर टेकन बाय द स्टेट, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट आई थिंक काफी लिकर कंपनीज की आई थिंक स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है टू इंक्रीज वॉल्यूम ग्रोथ एंड स्पेसिफिकली इन द IMFL सेगमेंट। तो आई थिंक द स्टॉक्स हैव run up in my opinion based on all these factors. So I think I'll be a little bit cautious at these levels. I think मैं गिरावट की राह देखूंगा, but one really needs to be cautious in terms of regulatory approach as well. So I think there are far better spaces जैसे larger private sector banks, जैसे प्रकाश भी कह रहे थे, चुनिंदा public sector banks. I think they can really perform well over the next 1 to 2 years. राकेश, 2 स्टॉक्स के चार्ट्स पर राय दीजिए। एक तो है जेएम फाइनेंशियल और दूसरा है इलाहाबाद बैंक। क्या कोई मौका है यहाँ पर तेजी या मंदी करने का? कौन से लेवल्स आए हैं इनके लिए? देखिए अनिल जी, जेएम फाइनेंशियल का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। इमीडिएटली नीचे में देखें तो 70 रुपये सपोर्ट है, और ऊपर में स्टॉक के अंदर 75 पर स्टॉक एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये 75 के ऊपर सस्टेन करता है तब एक अच्छी तेजी टूवर्ड्स 78 79 के लेवल्स तक की जेएम फाइनेंशियल में देखने को मिल सकती है। अनिल जी, दूसरा स्टॉक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद, अनिल जी, इलाहाबाद बैंक का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक ने, अगर आप बड़े चार्ट्स की बात करें, स्टॉक के करेक्शन के अंदर चल रहा है। नीचे में 73 74 एक अच्छा सपोर्ट है। या तो गिरावट पे स्टॉक को बाय करें, एल्स वेट करें स्टॉक के लिए। ऊपर में स्टॉक 80 के लेवल्स को तोड़े और उसके ऊपर ब्रेकआउट ले, तब बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो ब्रेकआउट का इंतजार करें, उसके बाद करें खरीदारी। चलिए भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, और बता दें आपको कि किस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन से आ रहे हैं। मजबूत संकेत है प्री ओपनिंग सेशन से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं, पॉजिटिव शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं। 12 अंक ऊपर है निफ्टी, और सेंसेक्स 25 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स में होगी 1/4% की मजबूती। बैंक निफ्टी एकदम शुरुआत के संकेत देता हो। तो शुरुआती कारोबार के बाद देखेंगे बाजार किस तरफ डायरेक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल जो स्टॉक्स माफ कीजिएगा एक्शन में दिख रहे हैं, भारत फोर्ज 2.25% मजबूत दिख रहा है सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद। रेडिंगटन 2.5% मजबूत दिख रहा है। IFCI 2.5% मजबूत दिख रहा है। ABG शिपयार्ड में 3% की मजबूती। JP एसोसिएट, JP पावर, ये दोनों ही स्टॉक तेजी के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं इस वक्त। GM ब्रूअरीज कमजोर नतीजों के बाद 4% गिरता हुआ। औरोबिंदो फार्मा पर रखिएगा नजर, बड़ा एक्शन वॉल्यूम के याद से होने वाला है।
शुरुआत पहली टिकाती हुई 35 अंक ऊपर सेंसेक्स पर और निफ्टी 12 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है इस वक्त। ये है शुरुआती कारोबार का एक्शन। कौन से स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त बता दूं मैं आपको। औरोबिंदो फार्मा 2% कमजोर है। डील शुरू होने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो फोकस पूरा औरोबिंदो फार्मा पर। पहली डील हुई है 1.25 लाख शेयरों के 848 रुपए पर, उसके बाद 843 पर, तीसरी 835 पर। तो अलग अलग प्राइस पर डील होती हुई इस वक्त नजर आएगी आपको। ये डील्स हुई है एनईसी पर भी और बीएसई पर भी, तो दोनों ही जगह हम औरोबिंदो फार्मा पर नजर बनाकर रखेंगे कहां पर कितना कारोबार होता हुआ दिखा है। लेकिन यहां पर बड़े सौदे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है इस वक्त। वॉल्यूम्स पर रखिएगा नजर। फिलहाल 10 लाख शेयरों का कारोबार एनएसई पर हुआ है और 1.5 लाख शेयरों का बीएसई पर हुआ है, तो काफी बड़े ट्रेड होने बाकी हैं। देखते हैं और ब्लॉक डील्स होते हैं यानी अभी तक फिलहाल 3 ट्रेड ऐसे हुए हैं इस वक्त। तो ये इस वक्त शुरुआती कारोबार का औरोबिंदो फार्मा का रुझान। लेकिन जो बड़ी डील जो हिस्सेदारी 3% के आसपास जो बिकनी है, बड़ी हिस्सेदारी जो बिकनी है वो अभी भी होना बाकी है। लेकिन बाजार एकदम शांत है हेमंत और थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे। बिल्कुल, लेकिन जो स्टॉक्स देखिए फोकस में है, जीएम ब्रूरीज के कमज़ोर नतीजे, तो यहाँ पर 6% की गिरावट। मार्केटर लाइंस में प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची तो 1% की गिरावट। औरोबिंदो फार्मा में अब तक 3 डील्स हुई हैं, बाकी होना बाकी हैं, तो देखना होगा उस शेयर पर नज़र रहेगी। लेकिन आप देखिए और कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में हैं। जेपी ग्रुप एक्शन में है। जेपी पावर में 6% की तेज़ी, जेपी एसोसिएट्स में 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। जो इन्होंने एसेट्स बेचे हैं उसके चलते थोड़ी सी पॉपअप होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। आईडीबीआई बैंक, जहां पर खबरें हैं कि यहां पर सरकार अब 52% तक अपनी हिस्सेदारी ले आएगी और एक्सिस बैंक के तर्ज पर यहां पर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, इस पर रखिए नज़र। रेडिंगटन में 3% मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। आरती ड्रग्स में 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह से 2 दवाओं के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात सरकार की तरफ से निकल कर आई है, रिपोर्ट्स आई हैं, वहाँ पर देखिए उस खबर के चलते 1.25% की मजबूती देखी जा रही है। कैस्ट्रॉल, इनकी पेरेंट कंपनी बीपी को जो पेट्रोल पंप्स लगाने के लिए भारत में मंजूरी मिली है, उस खबर का फ़ायदा कैस्ट्रॉल को मिलता हुआ दिख रहा है। HPCL, BPCL, IOC आज फिर से मजबूती के साथ खुले हैं। ये वो स्पेस है जो लगातार देखिए तेज़ी दिखा रहा है अलग अलग खबरों के दम पर। इसके अलावा भारत फोर्ज में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह से CLSA ने 655 से अपने टारगेट्स रिवाइज कर 1200 रुपये कर दिए हैं। इस स्टॉक पर रखिए नज़र। और एक और स्पेस है देखिए, ऑफशोर कंपनियाँ, डॉल्फिन ऑफशोर, GOL ऑफशोर। तो आज ऑयल एंड गैस स्पेस में तेज़ी देखने को मिल रही है और अब ये तेज़ी बढ़ती हुई दिख रही है ऑफशोर कंपनियों पर भी। चेन्नई पेट्रो और MRPL पर भी नज़र डालेंगे कि वो किस तरह से प्रदर्शन दिखा रही हैं, क्योंकि आप देखिए HPVP IOC में तो तेज़ी हो गई और अब शायद यहाँ पर तेज़ी हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए ये दोनों ही शेयर 2% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए हमें। इंटरेस्टिंग तो औरोबिंदो फार्मा है, डील हो ही नहीं रही ऐसा लग रहा है। मैं भाई जब तक हो ना जाए ना तब तक मतलब पिछली बार भी आप देखिए कैस्ट्रॉल वाली में क्या हुआ, लोगों ने सुबह सुबह खुल के शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करने के बाद डील का अनाउंसमेंट कब आया और वो फिर किस विंडो में होनी थी, किस विंडो में हुई, जब तक हो ना जाए तब तक इसलिए कहना ही नहीं आती। अच्छा आप देखिए जो मैसेज आते हैं, जो सब आते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब पूरा डील का स्ट्रक्चर बन गया, सब कुछ रेडी है, बस खाली एक्सचेंज पे क्लिक होना बाकी है और होती नहीं। तो देखिए अगर नहीं हुई तो फिर औरोबिंदो फार्मा का शेयर यहाँ रुकेगा नहीं, वो फिर भागेगा। देखिए लेकिन एक स्टॉक है, अच्छा इस बीच जहाँ डील हुई है उसकी फोकस करते हैं हम। बजाज इलेक्ट्रिकल्स BSE पर ये शेयर लेकर आया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का, और BSE पर यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर बड़ा ट्रेड दिख रहा है इस वक्त। लगभग 0.5% हिस्सेदारी बजाज इलेक्ट्रिकल की बदली है। 5 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखे 263 रुपये 30 पैसे में। तो ये एक स्टॉक है जो एक्शन में होगा। लेकिन इस बीच अब फिर से औरोबिंदो फार्मा पर लौट जाइए क्योंकि यहाँ पर कुछ और बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 3 बड़े ट्रेड और हुए हैं और ये साइज थोड़ी सी बड़ी, 1% हिस्सेदारी औरोबिंदो फार्मा की अभी बदली है। तो कुल मिलाकर अब तक जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है 1.25% हिस्सेदारी बदली है। 17 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है, 41 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है और ये ट्रेड हुए 847 पर। तो जो 810 830 की प्राइस रेंज थी उससे बहुत ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। 847.50 पर लास्ट ट्रेड हुआ। अब देखिए एक और ट्रेड 1/3% हिस्सेदारी 19 लाख शेयरों का, ये हुआ है 850 के बेहद करीब। 860 पर एक ट्रेड हुआ है 62,000 शेयरों का। तो औरोबिंदो फार्मा जो डील्स हो रही हैं वो फ्लोर प्राइस या जो कहें कि रेंज है उससे कहीं ऊपर कहीं बेहतर होती हुई दिख रही। तो एक के बाद एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर औरोबिंदो फार्मा में होते हुए दिख रहे हैं और ज्यादातर ट्रेड्स NSE पर हो रहे हैं। मैं आपके सामने फटाफट औरोबिंदो फार्मा का वॉल्यूम बता दूं। 1 करोड़ शेयरों का कारोबार हो चुका है NSE पर और BSE पर तो खैर 3 लाख शेयरों का, यानी कि मैक्सिमम ट्रेड जो सारे ब्लॉक्स हो रहे हैं
वो NSE पर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक देखिए दमदार प्रदर्शन करता हूँ। तो आप डिस्काउंट की जो सोच रहे थे कि 810 से 830 के बीच में डील होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो अब डील्स होती हुई दिख रही हैं वो भाव से काफ़ी ऊपर खरीद लिया जाए अभी, क्योंकि अब तो ये बात समझ में आ गई है कि भाव तो मतलब जिसको भी लेना है ऊपर में ही मिलेगा। FNO में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा चॉपीनेस हो सकता है। अगर आप लेंगे तो भी 840 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन एज अ पोजीशन ट्रेड लिया जाए ये लेवल पे, मुझे 930 940 के लेवल्स कुछ दिनों में लगते हैं। ओके, तो नज़र रखिए औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक पर भी कुछ दिनों के लिए अच्छा प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। औरोबिंदो फार्मा के अलावा अब आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तेज़ी क्या ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। इस हफ्ते आप देखिए IOC ने 14% के रिटर्न्स दिए हैं, HPCL ने 9% के रिटर्न्स दिए हैं, BPCL में भी इतनी तेज़ी देखने को मिली है। तो इस हफ्ते का अगर स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर कहा जाएगा तो वो यही है। 10-11% BPCL देखिए भागा है। ये बताइए प्रकाश, आप कैसे देख रहे हैं ये जो सिनेरियो इस समय बन रहा है, बाजार की तेज़ी को नज़रअंदाज करके ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, इवन चेन्नई पेट्रो और MRPL को भी जोड़कर बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस सबको। देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अब जो प्ले है वो रिफाइनिंग का है। मार्केटिंग का तो प्ले खत्म हो गया या ऑलमोस्ट एक उस पे आ गया। और अगर ऑयल जिस हिसाब से लक्षण दिख रहे हैं कि भाव बढ़ सकते हैं आगे चल के, थोड़ी फर्मनेस आ सकती है, तो अगर वो आता है तो ये मार्केटिंग साइड का आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा अपस्ट्रीम कंपनीज के झुकाव मेरा थोड़ा सा ज्यादा है, गैस कंपनीज पे ज्यादा है। अगर इस स्पेस को प्ले करना है तो आई थिंक गैस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग प्ले। आप चाहे गैस अथॉरिटी लीजिए, IGL देखिए, इस टाइप की जो कंपनीज हैं वहां पे आपको मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रिलायंस को खुद आप देखिए, जब नंबर्स आएंगे तब एक वापस रीइंफोर्समेंट आएगा कि इनके रिफाइनिंग कैपेसिटीज को, प्रोडक्ट मिक्स को लेके वापस एक ये नया माइलस्टोन अचीव कर सकेंगे, जो अब लोगों को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि अब एक जियो का जो ओवरहैंग है वो सारा आपका खत्म होते हुए दिख रहा है। जैसे विजिबिलिटी आती है कि भाई FY18 में जियो से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा। तो मेरे हिसाब से अपस्ट्रीम कंपनीज में ONGC, रिलायंस में थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है। IGL ने भी अनिल देखिए, आप कह रहे हैं इस हफ्ते 11% के रिटर्न्स दिए हैं, तो इस हफ्ते का जो स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर है वो तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। IDBI बैंक 3% भागा है ये स्टॉक, और ओपन इंटरेस्ट में 2% का इजाफा। वैसे तो आज स्टार परफॉर्मर तो आज औरोबिंदो फार्मा का आ जाएगा जो 2% ऊपर है, और 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन IDBI बैंक में भी एक्शन अच्छा हुआ है। यहाँ पर एक राय ली जाए विश्वेश से। विश्वेश, क्या कहेंगे, 72 रुपये में IDBI बैंक खरीदने लायक है? जी मेरे हिसाब से खरीद सकते हैं। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बिल्डअप हो रहा है और जिस हिसाब से पुट में राइटिंग हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपसाइड में 75 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो 75 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीद सकते हैं करीबन 1 रुपये के आसपास, 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये 2 से 2.5 रुपये तक देखा जा सकता है। ओके, IDBI बैंक पर रखिए नज़र। और ये रिपोर्ट्स प्रकाश पहले भी कई बार आई हैं कि सरकार अपनी जो है हिस्सेदारी घटाना चाहती है और अब सीरियस हो रही है। ये बताइए, अगर ये प्राइवेटाइज हो जाता है और सरकार जिस तरह चाहती है एक्सिस बैंक बन जाए, ये बैंक पॉसिबल तो है ना? नहीं, पॉसिबल है, लेकिन देखिए दो चीजें लोग काफी कंपेयर करते हैं कि IDFC भी ऐसे ही है, सरकारी था अब प्राइवेट हुआ है, तो IDBI भी ऐसा है, तो क्यों IDBI रफ्तार नहीं पकड़ पाया? IDBI पहले एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था और उसके बाद ये बैंकिंग में आए, उसके बाद इन्होंने अपने आप को प्राइवेट सेक्टर की तौर तरीके से अपनाया और सब किए, तो प्रोसेस को टाइम लगता है। जबकि कुछ दूसरे बैंक्स हैं, जैसे एक्सिस का ही अगर एग्जांपल है तो UTI बैंक वाज नॉट इनटू टर्म लेंडिंग, UTI वाज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर और वहां से आपने बैंकिंग की है। IDBI वाज अ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और वहां से आपने बैंकिंग शुरू की है, तो एक आपका DNA थोड़ा सा अलग हो जाता है। मुझे समझ ये आ रही है कि IDBI में जो अब एग्रेशन आया है उसका अब रिजल्ट आना शुरू होगा। जो अभी तक हुआ है वो प्राइस इन है, कोई उसमें वो नहीं है। तो अब ये आगे चल के क्या करते हैं, छोटे बहुत पेमेंट बैंक्स या MFI इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं, वो करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से छोटी बैंक के, नई बैंक के, जो एक बहुत अच्छा कल टर्म मैंने देखा RBL के लिए, और डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि मेरा एक्सपोजर इसमें, इसलिए इस पे कमेंट टारगेट प्राइस का नहीं कर रहा, बट मैं कंपनी की बात बता रहा हूँ कि इट्स द न्यूएस्ट ओल्ड एज बैंक। मतलब कि जो ओल्ड एज बैंक है उनमें से ये सबसे पुराना है, क्योंकि क्या पहले तो ये भी रत्नाकर बैंक के नाम से ही था,
अब वो उसका हुलिया बदल गया। तो ये जो नए अवतार में कुछ बैंक्स आ रही हैं, IDFC है, RBL है, ये अच्छा खासा कंपटीशन देंगी IDBI, एक्सिस, सभी को। एक्सिस ऑफ कोर्स डिफरेंट केटल ऑफ फिश क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है, बट छोटे बैंकों में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होने वाला है। SBI के एसोसिएट्स बैंक्स का तो विलय हो गया, और अब देखना होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो अगली अनाउंसमेंट किसके लिए करता है। एक्सपेक्टेशंस यही कि IDBI के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर वो एक बड़ा फैसला ले। एक्चुअली IDBI का होकर उसके बाद अगर IFCI का भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा IFCI अब स्टॉक देखिए दिन के हाई पर आ गया, इनफैक्ट टॉप गेनर की तरफ बढ़ रहा है 3.5-3.5% में। IFCI आपने देखा है, मुझे समो इस स्टॉक में वैल्यू दिखती है। नहीं तो IFCI तो कई बार रेकमेंड किया हमने, 25.5-26 का था जिस टाइम ये NSE के स्टेक सेल की बात आई थी। और इसमें स्टेक सेल तो एक चीज है, पहले 800 करोड़ जुटाने वाले थे, अब जो वैल्यू समझ आ रही है उससे तो करीब 2000 करोड़, 3,500 करोड़, 8% स्टेक है IFCI के पास NSE की, अपनी और सब्सिडी में मिला के। अच्छा एक और चीज बताऊं मैं आपको IFCI की, 2 दिन पहले एक स्टॉक ने 2 बार सर्किट मारा है, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राकेश जी ने जब खरीदा, उसमें भी 37% स्टेक है IFCI के पास, MCX में स्टेक है, स्टॉक होल्डिंग में स्टेक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,500 करोड़ और 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है IFCI के पास में। और अगर डिविडेंड ₹1.5 का डिविडेंड है, 5-6% डिविडेंड है। अब एक ही है कि CBI की इंक्वायरी चल रही, वो भी होगी तो नेचुरली। अच्छा, उसमें एक अच्छी बात है ये कि जो आप कल परसों कह रहे थे, मैं सुन रहा था, वो जो होगी वो राय साहब पे ज्यादा उसका असर। वो जो अगर होगा कुछ भी होता है तो वो कंपनी पे नहीं होगा। जी। और मैं कई बार है ना, एक ये जो पैसिव इन्वेस्टमेंट वाली थ्योरी है ना, और कभी कभी वो जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट जो पहले करवाए जाते थे सरकारी कंपनियों को, तो ये IFCI ने अपने दिमाग से जो इन्वेस्टमेंट किया वो ग्लोडाइन जैसी कंपनियों में किए हैं। और ये जो जबरदस्ती सरकार ने स्टॉक होल्डिंग में स्टेक दिलवा दी, क्रॉस होल्डिंग की वजह से, या आपकी NSE में दिलवा दी, उसमें पैसे बन रहे हैं बड़े। एक्चुअली वो सेम वैसे हाल है कि कई सारी टेक्सटाइल कंपनियों के पास जमीन रह गई, कंपनियां बंद हो गई, लोअर पैनल में जो जमीन रहेगी वो उनके वारे नहीं आ रहे। तो IFCI में इतनी डीप वैल्यू है, अभी अनलॉकिंग कब होगी मुझे पता नहीं। एक बार राय लेते हैं यहाँ पर राकेश से, चार्ट्स पर, IFCI के चार्ट्स पर। राकेश, क्या आपको लगता है कहीं कोई मौका है खरीदारी करने का इस स्टॉक में? लोग कर रहे हैं, आप देखिए अब ये शेयर तो 6.5% में बिल्कुल। अनिल जी अगर आप, अच्छा हम बात करें तो हमारा ध्यान स्टॉक पे नहीं था। हाँ बताइए, और कितना ऊपर जाएगा अभी? अनिल जी आप देखें तो स्टॉक अभी तक करेक्शन ले रहा था, और आज ही के सत्र में स्टॉक ने करेक्शन को खत्म करा है, 27 रुपए के ऊपर स्टॉक निकला है, और ये एक ब्रेकआउट है। और अगर आप टेक्निकली देखें तो जिस तरीके से वी शेप में गिरा था ऊपर से 30 रुपए के लगभग से 30 रुपीज तक की रैली देखने को मिल सकती है, और यही जिन स्तरों के आसपास चल रहा है, यही एक टर्निंग पॉइंट है। करेक्शन को खत्म करके स्टॉक अप ट्रेंड को रिज्यूम कर 26 रुपये पर आइडेंटिफाई हुआ था, भाव हो गया है 27.75 रुपये। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज देखिए छोटे मझौले शेयरों का दिन भी है, आप देख लीजिए एक बार मिड कैप इंडेक्स क्या कह रहा है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कह रहा है, एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। सेंसेक्स निफ्टी सुस्ता रहा है, लेकिन एक्शन तो भरपूर है बाजार में छोटे मझौले शेयरों में, और वो साफ आज दिख भी रहा है। एक और थीम जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, ज्वेलरी सेक्टर देखिए, गीतांजलि जेम्स 3% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। बॉम्बे डाइंग में कल भी हमने देखा था अच्छा एक्शन होते हुए, आज भी देखिए 2-2.5% 3% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो छोटे छोटे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। RBL बैंक की बात प्रकाश दीवान साहब कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में आज देखिए इस शेयर में भी एक्शन भरपूर, 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। जबरदस्त। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की जो तेजी है वो ये बता रही कि ब्रॉडर मार्केट का 4 डिजिट में शेयर बढ़ना। जी हाँ, कल जबकि हम लोएस्ट लेवल पे बंद हुए हैं, मजाक नहीं है, तो वो एक बड़ा एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन और वीकेंड वाली थीम भी चल रही है। यूनाइटेड ब्रूवरीज FNO का टॉप 3 गेनर्स में देखिए यूनाइटेड ब्रूवरीज ने अपना नाम दर्ज कराया है। रेडिको खैतान देखिए, ये स्टॉक भी अभी मेरे रडार पर आया, बड़ा भागा है। रेडिको खैतान का शेयर भी मजबूत दिख रहा था। नहीं ओके सॉरी, कल सेकंड हाफ में काफी अच्छी तेजी बनी थी रेडिको खैतान में। ये स्टॉक्स एक्शन में है। और कहाँ एक्शन है? ओके, बॉम्बे डाइंग जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कल हमने कहा था कि वहां पर कुछ बड़े ट्रेड्स हुए हैं। बॉम्बे डाइंग और डीबी रियल्टी में दरअसल प्रमोटर्स खरीद रहे हैं हिस्सेदारी। तो बॉम्बे डाइंग फटाफट लाइए आप स्क्रीन पर। बॉम्बे डाइंग में 2 बड़े ट्रेड हुए हैं, NSE और BSE दोनों ही जगह पे। 0.5% हिस्सेदारी बदली है बॉम्बे डाइंग की। 58.40 पर पहला ट्रेड हुआ है, 59.10 पर दूसरा ट्रेड हुआ है, एक NSE पर हुआ है, एक BSE पर ट्रेड हुआ है। तो ये 2 स्टॉक है जहां पर दो ट्रेड है जहां पर बड़ा एक्शन हुआ है। वागले साहब फटाफट एक बॉम्बे डाइंग के चार्ट पर आपसे राय लेना चाहता हूं। अनिल जी, बाय किया जा सकता है 66 के टारगेट के लिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 55।
ओके, तो रखिए इस पर नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है बॉम्बे डाइंग। ये भाई अनिल आप जो बता रहे हैं ना, लैंड बैंक का गेम टेक्सटाइल के कारोबार से ज्यादा जो लैंड बैंक से याद है, कोलगेट में भी लैंड बैंक को लेकर इसी तरह की कोई खबरें चल रही हैं। राकेश से पूछते हैं। राकेश, आपको कैसा लगता है कोलगेट? ये बताइए, आज लैंड बैंक थीम वाले शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कोलगेट तो वैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, नो डाउट, लेकिन चार्ट्स पर आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल हेमंत जी, बड़े अच्छे संकेत। अगर आप देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन भी स्टॉक ने 950 के सपोर्ट को वायलेट नहीं किया था। टेक्निकली मुझे लगता है स्टॉक 1045 1050 तक की रैली दिखा सकता है। नीचे में 950 एक अच्छा सपोर्ट है। 949 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय किया जा सकता है। ये कोलगेट में खरीदारी करने की राय, प्रकाश पसंद है आपको कोलगेट? जी, कोलगेट किस वजह से? कोलगेट टूथपेस्ट की वजह से या कोलगेट में लैंड वैल्यू इस वजह से? नहीं, लैंड वाला तो वन ऑफ है, ये ट्रिगर है बेसिकली शॉर्ट टर्म में जाने बट ये देखिए कि ये स्टॉक ने 960 के आसपास जो मतलब मेंटेन किया हुआ है, 960 के ऊपर का लेवल, और पतंजलि का जो कंपटीशन आया गया हल्का हो गया। अब पतंजलि का ये हो गया है कि इतने दूसरे प्रोडक्ट्स पे फोकस आ गया है कि जो इनका सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था दंत कांति, उस पे इतना वेटेज नहीं है जो कोलगेट को अड़ रहा था। तो मेरे हिसाब से, और कोलगेट ने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का भी ऐलान जो किया था, वो उसका आपको असर अगले 4-5 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये कंपनी तो एवरग्रीन है। योग दिवस के दिन भी हमने इसको चुना था एज ए लॉन्ग टर्म दिस थिंग कि ये हर पैमाने में, डिविडेंड में, कैपिटल गेन्स में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, सब में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें है दमखम है, पर लंबे समय के लिए रखने में इसको कोई ट्रेडिंग इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। इसको लेते रहे, जिलेट है, कोलगेट है, बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक्स हैं ये सब, होल्ड करिए पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो की रौनक बढ़ाते रहेंगे ये साल दर साल। लेकिन इस समय देखिए, अगर कोई एक सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ऑयल एंड गैस में तो तेजी देखने को मिल चुकी, अब देखिए ऑफशोर कंपनियों में तेजी होती हुई। GOL ऑफशोर में तेजी है, डॉल्फिन ऑफशोर में तेजी है, अबान में तेजी है, HOEC आज नीरज की टीम में शामिल था। ऑफशोर शेयर आज देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो मिड कैप्स में काफी सारी पॉकेट्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यही खास बात है कि आप कौन सा छोटा सेक्टर सही इस वक्त पर चुन सकते हैं जो आज का फ्लेवर बनेगा। एक और स्टॉक वायदा कारोबार में जो एक्शन में आता दिख रहा है वो है TVS मोटर्स। TVS मोटर्स देखिए 1% मजबूत हुआ है, एक भी नहीं हुआ, आधा % मजबूत है, और 4% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है 2 लाख शेयरों का। विश्वेश बताएं, ये खरीदेंगे आप वायदा कारोबार के ट्रेड के लिहाज से इसे? जी बिल्कुल अनिल जी, हमें ऐसा लगता है कि TVS मोटर में जिस तरह से अंडरडॉग साबित हुआ है और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, हमें लगता है कि स्टॉक इजीली 400 रुपीज़ हो जाएगा करंट सीरीज़ में। 360 के आसपास हमने देखा था, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था। फॉर एनी रीज़न अगर पुल बैक आता है तो ख़रीदा जा सकता है। 370 ऑड के स्टॉप लॉस से अपसाइड में आप 400 रुपये तक के टारगेट ये सीरीज़ में देख सकते हैं। अगले साहब ऑफशोर कंपनी में बताइए, अबान आपको कैसा लगता है? अबान वर्सेस डॉल्फिन देखिए दोनों ही 3-3 साढ़े 3% की मजबूती दिखा रहे हैं। HOEC में भी तेजी है। आपको ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से शेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट इस समय देखने को मिलेगा, ये बताएं। हेमंत, मैं डॉल्फिन के साथ जाना चाहूँगा। डॉल्फिन एक रेजिस्टेंस 92 का है, उसको ब्रेक करने की तैयारी है। इनफैक्ट 92 उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये 98-99 तक 1 या 2 दिन में जा सकता है। एक और स्टॉक हेमंत आज फिर से एक्शन में आ रहा है, SRF। 2.5% स्टॉक मजबूत है SRF का, और ओपन इंटरेस्ट में 4% का इजाफा हुआ है। क्या दौड़ लगाई इस स्टॉक का? 7 दिन का या 10 दिन का, 15 दिन का चार्ट हाजिर करें। ओह, कितना बढ़ा है 7 दिन में ये स्टॉक का? देखिए ये आज जगह दिख रहा है 1940। आप 7 दिन में 7.5% की रैली, 7.8% की। मेरे ख्याल से ये कोटक की जब रिपोर्ट आई थी उससे पहले 1600 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। वहां से उन्होंने 1 महीने में 13%, उन्होंने 1980 का लक्ष्य दिया था कोटक की रिपोर्ट में, तब से स्टॉक देखिए जबरदस्त दौड़ लगा रहा है जी। आप देखिए जबरदस्त है। 50 इसमें अनिल जी, चाइना से जो एंटी डंपिंग का एक बार जब आया था ट्रिगर, करीब इसको 1.25 महीना हो गया। ओके, तब ये 1100 रुपए के आसपास था, और वहां से अगर आप देखें तो ये जो 70% अपसाइड दिया है इसने, ये कंपनी, और ये और नवीन फ्लोरीन, ये 2
उस क्षेत्र की कंपनीज हैं जो ऐसा एक पर्टिकुलर केमिकल बनाते हैं जो यूरोप में बैंड, हर जगह बैंड है, CFC वाला जो बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज होता है। तो ओजोन लेयर का डैमेज ना हो उसकी वजह से इन्होंने जो सब्स्टिट्यूट बनाए हैं, अब उसका इन्होंने एक्सपेंशन किया था दहेज के इनके यूनिट में, जो बहुत कम लागत में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जिसको कहते हैं किया, कि एग्जिस्टिंग उसमें से कैपेसिटी बढ़ाई। उसका असर आपको अब दिख रहा है इसमें, और इसका जो रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे इसकी ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कितनी प्यारी है। तो कंपनी तो पहले ही अच्छी थी, उस टाइम लोग घबराते थे, 1100 के आसपास जब आया था तो नहीं लिया, तो अब थोड़ी सी मायूसी रहेगी। अनिल, 2 स्टॉक्स और देखिए, आपने SRF बताया, आप देखिए जय कुमार इंफ्रा 5% का सर्किट टू सर्किट चलता था, लगता है सर्किट फिल्टर अब रिवाइज हो चुका है, 7-7.5% की तेजी यहाँ पर। DCW एक और केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी 5.5% की मजबूती के साथ आज यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो एक्शन भरपूर है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स अभी भी हरे निशान में, हालांकि निफ्टी जो है वो तेजी से नीचे आ रहा है, लाल निशान में आ चुका है, और फिर से जो वजह है वो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी पहले गिरा, निफ्टी अब उसको फॉलो करता हो, तो बैंकिंग शेयरों में कोई राहत नहीं है। बिल्कुल, थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी वहां पर है। वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। प्रकाश दीवान, संदीप वागले, मयूरेश जोशी, राकेश बंसल और साथ ही विश्वेश चौहान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम बात करेंगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के CEO सुनील सुब्रमण्यम से।